बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020-21 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बरवक्त ऐलान तो कर दिया है, अलबत्ता इस हवाले से खासी चहमगोइयाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक ऐसे मरहले पर जब दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स अपने स्टाफ और कोचेस की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तकबिल की क्रिकेट के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद इस बारे में कदम उठाकर ना खत्म होने वाले सवालात को जन्म दे दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा की तरह तरीक़ाकार मजाक दिखाई दे रहा है। बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और दस्तखत से इसे हतमी शक्ल देने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच और अमल में खुला तजाद नुमाया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को नवाजा गया है या फिर कारकर्दगी सबसे अहम पहलू है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब तक यही समझ से बाहर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैरान कुन तौर पर 2 फॉर्मेट खेलने वाले पीछे और 1 फॉर्मेट खेलने वाले बेहतर कैटेगरी में शामिल ना करके बोर्ड ने अपने ही फैसलों का मजाक बना दिया है। गुज़िश्ता साल में औसत दर्जे की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले टेस्ट कप्तान अजहर अली, जो 1 फॉर्मेट तक महदूद हैं, उन्हें A कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो बोर्ड ने वनडे और T20 खेलने वाले इमाद वसीम को C कैटेगरी में क्यों रखा है? इस बारे में ख़ास तौर पर आपसे ये बताना ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप 2019 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हेडिंग्ले लीड्स पर खेला जाने वाला मैच एक ऐसा मैच था जहां इमाद वसीम ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। सवाल यह है कि मैच जिताने वाले, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बनने वाले खिलाड़ी के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई क्राइटेरिया है? क्या मैदान में अपनी कारकर्दगी से सब हिलाली परचम को ऊपर ले जाने वाले खिलाड़ी को सराहे जाने का कोई तरीक़ाकार है, या उसके हौसलों को जकड़ लेना, उसके हौसलों को गिरा देना ये तरीक़ाकार है? चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक 2015 से 2017 तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन बोर्ड ने उन्हें A कैटेगरी में रखा और वो A कैटेगरी के पैसे वसूल करते रहे। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान को साल रवा में 20 T20 मैच खेलने हैं। शोएब मलिक और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, जो T20 स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए बुलाए गए थे, दोनों ने सीरीज़ में पाकिस्तान की जीत में नुमायां किरदार अदा किया था। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले शान मसूद और असद शफीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में है, और पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 खेलने वाले इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद C कैटेगरी में रखे गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बोर्ड की जानिब से सामने आने वाले ये इक़दामात जवाब तलब कर रहे हैं। इन सवालात का जवाब कौन देगा? हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में ख़ास गुफ्तगू करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उस पर आज के शो में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 की A, B और C कैटेगरी में कौन कौन है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले A कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जहां 3 खिलाड़ियों को रखा गया है, और वो 3 खिलाड़ी कौन हैं? टेस्ट कप्तान अजहर अली, तीनों फॉर्मेट खेलने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के साथ T20, और नए ऐलान के मुताबिक वनडे कप्तान बाबर आजम इस कैटेगरी का हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी की, और B कैटेगरी के खिलाड़ियों पर अगर हम निगाह डालें तो इस कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों को रखा गया है उसमें आबिद अली हैं, असद शफीक हैं, हारिस सुहेल हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं। उसके अलावा इस कैटेगरी में साबिक टेस्ट वनडे T20 कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब खान हैं, शान मसूद हैं, और शान मसूद को इस कैटेगरी में रखा गया है। C कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं साल 2020-21 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ लकी रहे हैं फ़खर जमान, जिनको इस कैटेगरी में रिटेन किया गया है। फिर इफ्तिखार अहमद हैं, उस्मान खान चिनवारी को इस कैटेगरी में रखकर सवालात उठाए गए हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इमाद वसीम और नसीम शाह जो हैं वो इस कैटेगरी में इमामुल हक के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हेड कोच मिसबाउल हक साहब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कहते हैं, किस बुनियाद पर यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से प्लेयर्स को एक श्योरिटी, क्लैरिटी और सर्टेनिटी भी आएगी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो भी हमने क्रिकेट खेलनी है, जिसमें कि
टेस्ट मैचेस हैं, 9 टेस्ट मैचेस हैं, 6 ODIs हैं और 20 के करीब T20s हैं, प्लस एशिया कप है, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप है। तो एक क्लैरिटी आ जाएगी जब प्लेयर्स को पता होगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है और हम कहाँ अपने आप को देखते हैं आगे 12 महीने में, किस तरीके से हमने क्रिकेट खेलनी है। स्ट्रिक्टली मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस को ज़हन में रखा गया है और मेरिट को ज़हन में रखा गया है और इन नामों में जो भी लिस्ट या जो भी हमने डिसीजन किया उसमें मेरे सेलेक्टर्स के साथ भी पूरे तरीके से मुशावरत हुई है, ऑन बोर्ड है वो भी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सीनियरिटी पर दिया गया है। अगर ऐसा है तो मिसबाउल हक की अपनी गुफ्तगू में ही तजाद है। अगर सीनियरिटी के ऊपर, कप्तानी के ऊपर अजहर अली को एक कैटेगरी दी गई है तो व्हाट अबाउट शोएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज़ जिनको आपने किसी कैटेगरी में नहीं रखा। अगर कारकर्दगी के ऊपर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो फिर व्हाट अबाउट इमाद वसीम जो कि सी कैटेगरी में मौजूद हैं। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो यासिर शाह जिनको श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रावलपिंडी में टीम में नहीं रखा जाता, जिन के साथ सरफराज अहमद को वनडे, T20 और टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया जाता है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखने की वजह क्या है। फिर हम अगर उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनको साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिली है या तनज़ुली मिली है, उन पर अगर हम एक निगाह डालें तो टेस्ट कप्तान अजहर अली हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में तरक्की मिली है, वो बी से ए कैटेगरी में हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक साल में अजहर अली की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो औसत दर्जे की कही जा सकती है। अजहर अली ने 5 टेस्ट मैचों में 31 की औसत से 250 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को भी ए कैटेगरी में जगह दी गई है, वो डिज़र्व करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़िश्ता एक साल में तीनों फॉर्मेट्स में टीम पाकिस्तान के लिए उम्दा परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है। 17 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी ने 42 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान के कामयाब फास्ट बॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। फिर आबिद अली है, एक दर्जे तरक्की पाकर वो बी कैटेगरी में हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। आबिद अली ने गुज़िश्ता एक साल में 3 टेस्ट खेले, 321 रन स्कोर किए। ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद को भी एक दर्जे तरक्की के बाद बी कैटेगरी में अब जगह मिलती दिखाई दे रही है। मोहम्मद रिजवान नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इमामुल हक की अगर हम यहाँ पर, ये थे जनाब आबिद अली और शाहीन शाह अफरीदी जो उम्दा कारकर्दगी के बाद इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमें नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। यासिर शाह, उनको पिछले साल ए कैटेगरी क्यों मिली थी। सरफराज अहमद ए से बी कैटेगरी में आ गए हैं। इमामुल हक के हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम के बाद अगर कारकर्दगी के एतबार से हम देखें तो इमामुल हक जनाब उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी से एक दर्जे तनज़ुली के बाद अब सी कैटेगरी में आ गए हैं और गुज़िश्ता एक साल में 13 मैचों में इमाम ने 51 की औसत से 570 रन स्कोर किए थे। बी कैटेगरी में शामिल हारिस सोहेल ने गुज़िश्ता 10 वनडे मैचों में 363 रन स्कोर किए। साबिक टेस्ट कप्तान इंज़मामुल हक के भतीजे हैं इमामुल हक, और जब तक इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे, इमामुल हक पाकिस्तान के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के साथ T20 फॉर्मेट भी खेल गए थे, लेकिन अब ना तो वो टीम में जगह बना पा रहे हैं बल्कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नीचे कर दिया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के हवाले से। और ये दोनों वो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया। लोग जानना चाहते हैं क्या इनको सज़ा दी गई है, लोग जानना चाहते हैं क्या वाकई ये फ़ैसला दुरुस्त है। इस बारे में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में वजाहत कर सकता है, लेकिन हम आपको आदाद व शुमार के अंदाज में इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का खुलासा बयान किए देते हैं। आमिर और वहाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो PCB ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली की छुट्टी कर दी है। हसन अली वर्ल्ड कप 2019 के बाद से इंजरी के बाद कौमी टीम से बाहर हैं। यही वजह है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सके हैं। मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान की जानिब से वनडे में सबसे ज़्यादा 21 विकेटें हासिल की। परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद आमिर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों का हिस्सा न बनाया गया। एक साल में 10 वनडे खेलने वाले वहाब रियाज 13 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे।
अब ऑफिशियल वर्जन भी ले लेते हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाउल हक की जानिब से वजाहत सामने आई है और उन्होंने कहना यह है कि मुश्किल फैसला था आमिर और वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखना। उन्होंने कहा कि जनाब हसन अली इंजरी का शिकार हैं और उन्होंने आमिर और वहाब रियाज के हवाले से ये भी कह दिया कि माजी में जिस तरह हम साबिक कप्तानों शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखते हुए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाते रहे हैं, इस तरह वहाब और आमिर के बारे में भी हमारी यही सोच होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग 3 ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हम के जो परफॉर्मर्स रहे हैं पीछे, it was a tough decision. आमिर, वहाब एंड हसन अली कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना, it was a tough call. सबसे पहले रिगार्डिंग हसन अली को आई थिंक 30 अप्रैल से दोबारा वो उसकी जो इंजरी है, बैक इंजरी, वो उसको दोबारा से अकर हुई है और ही इज गोइंग थ्रू द रिहैब एंड एवरीथिंग, सो ही इज नॉट फिट एट द मोमेंट टू प्ले। बट अच्छी चीज़ ये है कि बोर्ड पूरी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका रिहैब भी चल रहा है और इंशाल्लाह उसकी कोशिश की जाएगी कि उसको दोबारा फिटनेस की तरफ लाया जाए, चाहे उसके लिए उसको कहीं बाहर भेजना पड़े, जैसे भी है। इंशाल्लाह बोर्ड उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो फिट होकर दोबारा फील्ड पे आए। रिगार्डिंग आमिर एंड वहाब, आई थिंक स्टिल बिलीव still they can win matches for Pakistan और they have a lot of cricket in them. White ball cricket में अभी भी अच्छे बॉलर हैं, हमारे टॉप के बॉलर हैं, and they will remain our plans selection के, but same like we did last time, शुएब मलिक और हफीज, they are there for selection. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे, लेकिन हम इनको आगे यूटिलाइज भी करेंगे और जहाँ टीम को जरूरत होगी इनको पिक करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमर्जिंग कैटेगरी के नामों का ऐलान करके भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। और यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को भी इमर्जिंग कैटेगरी में रख दिया जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा मिसबाउल हक क्या ये जवाब दे सकेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मूसा खान को ले जाकर जो फैसला उन्होंने किया था, अपने ही फैसले की नफ़ी कर दी है उन्होंने। वो मूसा खान जिनको बांग्लादेश और श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में 17वें खिलाड़ी की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में बिठाया गया था, अब उनको इमर्जिंग कैटेगरी में ना रखने की जहमत गवारा की गई है। इमर्जिंग कैटेगरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों को फाइनलाइज़ किया उन पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। और उन खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो वो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए T20 खेलने वाले हारिस रऊफ़ हैं, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं जो कि वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के लिए खेले, उसके अलावा हैदर अली हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020। हैदर अली जो कि वर्ल्ड कप 2020 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का पार्ट भी थे और वो जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन उस टीम के कप्तान रोहेल नज़ीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को हेड कोच मिसबाउल हक को इमर्जिंग कैटेगरी अनाउंस करते हुए नज़र नहीं आए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में हैदर अली की कारकर्दगी देख लेते हैं जिन्होंने 9 मैचों में 239 रन स्कोर किए और हैदर अली ने 29.87 की औसत से ये रन स्कोर किए, जिसमें 158 उनका स्ट्राइक रेट था, उनका बेहतरीन स्कोर 69। फैसलों का दिन था, गुजरने वाला दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां नदीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जिम्मेदारियां सौंप दी। दूसरी तरफ सरफराज अहमद की जगह वनडे टीम की कप्तानी जो है वो सौंप दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 कप्तान बाबर आजम को। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोरोना वायरस की वजह से वो मैच जो ना हो सका, अगर हो जाता नेशनल स्टेडियम कराची में, तो शायद वहीं वनडे टीम की कप्तानी का ताज जो है वह बाबर आजम के सर पर सजता हुआ हम देख लेते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम T20 के बाद वनडे के कप्तान भी रहेंगे।
सरफराज अहमद भी क्या किस्मत लेकर आए हैं। पहले उनसे टेस्ट टीम से अलहदा किया गया, टेस्ट टीम की कप्तानी लेकर अजहर अली को दी गई, फिर उनको T20 टीम से अलग करके T20 टीम की कप्तानी ली गई, टीम से भी बाहर कर दिया गया। अब वो वनडे टीम में होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सरफराज अहमद जिनको कप्तानी से महरूम कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट वनडे के बाद, अब T20 क्रिकेट से भी पहली मरतबा अजहर अली की इंजरी की वजह से वो पाकिस्तान टीम के कप्तान की हैसियत से 5 अक्टूबर 2015 को जिम्बाब्वे में वनडे खेलते हुए कप्तान की हैसियत से नज़र आए। फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वनडे टीम का कप्तान बनाया गया तो अप्रैल 2017 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में क़यादत की जिम्मेदारियां संभाली। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाकर सरफराज अहमद ने ख़ुद को एक अच्छा कप्तान साबित किया। सरफराज अहमद ने 50 वनडे में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत की, 28 जीते, 20 में शिकस्त हुई और 2 में मैच गैर नतीजा रहे। दिलचस्प अमर यह है कि सरफराज अहमद की क़यादत में आखिरी 6 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा। सरफराज अहमद इनफरादी तौर पर बेहतर कारकर्दगी न दिखाने की वजह से तनकीद की जद में रहे। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से हाथ धोना पड़े थे। ये तो सूरत हाल है सरफराज अहमद के हवाले से, कब कहाँ उन्होंने कप्तानी की। उनकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी पर भी हम एक निगाह डाल लेते हैं जो कि शदीद तनकीद की जद में रही और उनको टीम से बाहर करने में, कप्तानी से अलग करने में इस फैक्टर ने बड़ा मरकज़ी और नुमायाँ किरदार अदा किया। साल 2019 में अगर सरफराज अहमद की कारकर्दगी का हम खुलासा करते हैं तो 18 मैच 408 रन, 97 उनका बेहतरीन स्कोर, औसत 37 और 250 उनके क्रेडिट पर रहे। 4 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ये कह चुके थे कि सरफराज अहमद कप्तान रहेंगे, लेकिन 1 साल के बाद एहसान मानी साहब की ये बात हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरफराज ना तो कप्तान रहे ना ही टीम में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 के नामों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत से मामलात पर इबहाम मौजूद है और इस हवाले से हमने तफसीलात से आपको ब्रेक से पहले आगाह किया। और अब इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट, हेड कोच मोहतरम आकिब जावेद साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे आकिब जावेद साहब आपको। और पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आकिब जावेद साहब के बहुत सारे इबहाम हैं, ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐलान किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। एक तरफ मिसबाहुल हक साहब ये कहते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया तो इमामुल हक B से C में कैसे चले गए? बाबर आजम के बाद वो कामयाब बैट्समैन रहे गुज़िश्ता साल। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो अजहर अली B से A कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं? फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने 2 फॉर्मेट खेलने वाले इमाद वसीम को C कैटेगरी में रखा और 1 फॉर्मेट खेलने वाले अजहर अली, असद शफीक और शान मसूद जो हैं वो उनसे बेहतर कैटेगरी में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साल 2020-21 के दौरान 20 T20 मैच खेलने हैं और मुमकिना तौर पर शोएब मलिक और हफीज़ उस टीम का पार्ट हमें दिखाई देंगे। उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रखा। इतने सारे सवालात जवाब देने के लिए आप देखिए याया, सिलेक्शन तो कोई भी हो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक सिस्टम चेंज किया गया, 6 टीमें लाई गई, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट से इंस्पायर्ड होके क्वालिटी की तरफ इन्होंने कहा कि हम ध्यान देंगे। आप देखिए उसके जितने टॉप 20 या 10 बैट्समैन हैं। जी आकिब, आवाज आ रही है आपकी। जो नए जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने, इमरान भट्ट है वो टॉप स्कोरर है, उसके बाद अगर आप देखें तो कामरान अकमल, सलमान बट, समी जो है असलम, तो ये सारी वो लिस्ट है। अब वो अगर आपने कहा कि ये हमारा जो है ना प्रीमियम टूर्नामेंट है, इसकी बेस के ऊपर, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अब जो है टीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या टीमें बना करेंगे, तो उसमें से तो कोई नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो एक्सरसाइज 1.25 अरब रुपए की, उससे हासिल कुछ नहीं हुआ हमें, क्योंकि एक जो प्लेयर होता है उसको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसने क्या परफॉर्मेंस देनी है, किस प्लेटफॉर्म पे देनी है और किस तरह से वो आगे अपनी
गेम को लेके चल सकता है, किस तरह वो पूल ऑफ प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज लोगों को इग्नोर किया है। फवाद आलम पे आजकल बहुत चर्चा है कि उसको बुला के बाहर बिठाया और बाहर से बाहर ही कर दिया, तो लॉजिक कुछ नजर नहीं आ रही। इफ्तिखार को लेके अभी भी चूंकि पिछला साल वो साल 2 साल से टीम के साथ है और किसी फॉर्मेट के ऊपर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, आसिफ अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए बड़ी लॉजिक भी निकाले तो समझ नहीं आती कि किस तरह से जस्टिफाई करें इस सिलेक्शन को। हम तो सीधे साधे लोग हैं आकिब जावेद साहब, 2+2 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये जो लॉजिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आपको भी समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही, खुद अपनी बात को मुतज़ाद बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब और मिसबाह-उल हक साहब। ये जो मैंने आपसे सवाल किया 2015 से 2017 तक जब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे मिसबाह-उल हक साहब, तो वो ए कैटेगरी में मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे लेते रहे, और अब हम बात करते हैं कि सीनियर को अच्छे तरीके से जो है हमने टाटा बाय बाय कहना है, और शुएब मलिक और हफीज़ को आपने ऑस्ट्रेलिया के बाद बुलाकर खिलाया और बड़ी मुश्किल से आप बांग्लादेश से उनके ख़िलाफ़ जीतने में कामयाब रहे और हफीज़ और मलिक की परफॉर्मेंस रही। अब आपने उनको कहीं रखा नहीं हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी उनको बुला लेंगे अब जब ज़रूरत पड़ेगी, और आपने 20 T20 खेलने हैं, तो वो जो लड़का ज़्यादा मैच खेलेगा वो कहीं होगा नहीं, और जिसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टॉप कैटेगरी दे रहे हैं उसको नंबर ऑफ़ मैचेस मिलेंगे। देखिए अभी आप देखेंगे जैसे T20 वर्ल्ड कप को जेन में लाते हैं, तो पिछले अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो शुएब मलिक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हफीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जब आपके एक साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आप वो टारगेट कर रहे हैं कि इन दोनों के चांसेस हैं T20 वर्ल्ड कप तक, और उसके बाद भी अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्योंकि मैंने तो अभी पूरा डोमेस्टिक सीजन भी देखा है, PSL भी देखी है, मुझे कोई एक बैट्समैन जो मैच्योर बैट्समैन, हैदर अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस सीजन में, फर्स्ट क्लास में भी अच्छी उसने किया, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अभी भी आपके पास या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज की रिप्लेसमेंट है। अगर आपने कामरान अकमल को खिलाना नहीं है या सलमान बट को खिलाना नहीं है, तो फिर उनको फायदा क्या है कि आप उनको फर्स्ट क्लास में खिलाओ, उनकी जगह किसी और यंगस्टर्स को आप डाल लें, क्योंकि एक प्लेयर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस देने के बाद मेरे साथ क्या सलूक होगा। और इसी तरह सारे मैच, ज्यादा मैच तो मलिक खेलेगा या हफीज खेलेगा, तो ये जो पार्शियल आपने प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार है, तो कभी टूर पे जाते एक मैच खेल लेते हैं, तो उनको परमानेंट रखना और इन दोनों को इग्नोर करना, और कामरान अकमल या सलमान बट, इन लोगों के लिए क्या आगे गाइडलाइंस हैं, इनको आपने खिलाना है, आपने नहीं खिलाना, वो परफॉर्मेंस करें वो ना करें। तो ये इस तरह से पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसे होता नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं, अगर उसमें कोई परफॉर्मेंस देता है तो उसको आप आगे चांस देते हैं, बाकियों को सबको। आगे जावेद साहब एक और बड़ा रेलेवेंट सवाल, और वो ये कि वो खिलाड़ी जो 2 फॉर्मेट खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, वो जनाब C कैटेगरी में, वो खिलाड़ी जो एक फॉर्मेट खेल रहा है शान मसूद एंड असद शफीक, वो B कैटेगरी में, वो खिलाड़ी जो एक फॉर्मेट खेल रहा है टेस्ट कप्तान अजहर अली, वो A कैटेगरी में मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, आपको अहम मैचों में कामयाबी दिलवा रहा है, अफगानिस्तान का मैच आपको भूलना नहीं चाहिए वर्ल्ड कप में, वहाँ हम हार जाते तो बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाती, शायद बोर्ड के लिए भी मसाइल खड़े हो जाते। उस मैच को जिताने में मरकज़ी किरदार इमाद वसीम ने अदा किया, उनको आपने C कैटेगरी में रखा है। और अगर आप वनडे टीम बनाने जाते हैं, T20 टीम बनाने जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चॉइस आपको दिखाई देते हैं, तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए इसमें ये 2 चीजें हैं जो इसका हल ये नहीं है कि आप A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी में ये ज़हन में रखते हुए कि टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देनी है। जब आप टेस्ट क्रिकेट को इज्जत की बात करते हैं तो फिर यासिर शाह या असद शफीक या इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इनकी फीस बढ़ाए, जो टेस्ट क्रिकेट में तब इंटरेस्ट बढ़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट की जो फी है वो बहुत ज्यादा हो, ताकि लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। इस तरह से आप अगर लेके चलेंगे कि
अजहर अली कप्तान है, तो कप्तान को जो है वो मेरा ख्याल सिर्फ कप्तान होने की वजह से उनको एक कैटेगरी में रखा गया, वरना कोई ऐसी रीजन नजर नहीं आती। और ये बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना, वाइट बॉल और रेड बॉल जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें भी एक तौज़ुन रखना कि टेस्ट क्रिकेट क्योंकि डाइंग एक फॉर्मेट है, उसको अलाइव रखना है, जिसकी मिसालें भी हैं, जैसे वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर को नहीं इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आकिब जावेद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और आकिब जावेद साहब आपको लाहौर कलंदर को हम क्रेडिट देना चाहेंगे। आपकी प्रोडक्ट हारिस रऊफ पहले पाकिस्तान से खेली और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को मनवाया, और अब आपके लिए एक और अच्छी खबर कि वो इमर्जिंग कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आकिब जावेद साहब आपको। एक और आपकी सक्सेस स्टोरी मंजर आम पर आई है। आपने जो है वो लेकर आए हारिस रऊफ को, और हारिस रऊफ जो है उन्होंने बिग बैश में परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए T20 खेले, लाहौर कलंदर के लिए वो पाकिस्तान सुपर लीग खेले, और अब उनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है तो ये लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से दुनिया को वाज़ेह पैगाम है कि जी आप के अंदर अगर सलाहियत है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो लाहौर कलंदर आपको ज़ाया नहीं होने देगा। जी याहिया, डेफिनेटली, क्योंकि 4-4.5 साल से एक जो मेहनत हो रही थी, और एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए हमारा काम है किसी को आइडेंटिफाई करना, एक प्लेयर को, फिर उसको ट्रेन करना आगे। आज अगर उसने प्रोग्रेस किया है, हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्मेंस दी है या डोमेस्टिक में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आज वो सारी उसकी मेहनत है। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है जिसमें दिलबर भी है, सुहेल अख्तर भी इसकी मिसाल है, अमाज है, बेशुमार मिसालें हैं, बट आगे वही जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा। ये प्लेटफॉर्म हर यंगस्टर्स के लिए हाजिर है, आप आए अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। माजी में एक तो और भी हमने स्पॉट किए थे, उनको चांस भी दिया, बट आपने मुसलसल मेहनत करनी है। हारिस से मेरी बात भी हुई, मैंने कहा देखो अब ये तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी सारी फास्ट बॉलर्स की एक यंग लॉट है। शहीनशाह अफरीदी जो है वो 2 साल पहले इसी तरह से मर्ज हुए और आज नंबर 1 बॉलर है वो पाकिस्तान के। तो इसका मुकाबला आप करना है। नो डाउट नसीम शाह इज गुड, हसनैन इज गुड, लेकिन आपने अगर इनको बीट करना है, अपना नाम बनाना है, तो अब वो वक्त है कि आपने इतनी मेहनत करनी है कि आप अगले 10 साल पाकिस्तान के लिए खेल सकें। आकिब जावेद, आपकी खिदमत अपनी जगह, आपके अनथक काम करने का जज्बा अपनी जगह, लेकिन एक सवाल आपसे बनता है, और वो ये कि हारिस रऊफ, इरफान खान जूनियर, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सलमान इरशाद, फास्ट बॉलर के हवाले से अगर हम बात करते हैं दिलबर हुसैन, आप सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से फास्ट बॉलर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो मुआज़ खान हो गए, उसके अलावा फरजान रियाज हो गए, फरजान राजा हो गए, लेकिन दूसरी तरफ एक शिकायत है आपसे कि आप लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से कोई बैट्समैन नहीं मंजर आम पर लेकर आ रहे, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुहेल अख्तर ही एक सामने आए हैं। देखिए ये इसकी एक बुनियादी वजह है, जो बॉलर है, या चाहे वो स्पिन बॉलर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, अगर उसको अच्छी स्ट्रक्चर या अच्छी फैसिलिटीज यहाँ भी मिले तो वो तो अकेला दीवार को मार के बॉलिंग भी अपनी करा सकता है। वेयर जो बैट्समैन है उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चर, जिसमें आप, हमने जो फील किया है, क्योंकि जब आप ग्रास रूट के ऊपर जाते हैं तो आपको कमियों का पता चलता है। आपकी जो क्लब का हाल ये है कि आप अपने बच्चे को या किसी बच्चे को क्लब में भेजें, उसको 20 से 24 बॉलें खिला के फारिग कर देंगे। वो बेचारा सुबह से 3 बजे से लेके 2:30-3 बजे से खड़ा है, शाम तक उसकी बारी आती है, वो भाग के जाता है, 20 से 24 बॉलें कुछ उल्टी सीधी चली जाती हैं, उसको भेज देते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी क्लब या अपने कराची में आप देख लें, लाहौर में हम रोज देखते हैं कि कोई ऐसा मैच आज मुझे दिखा दे जो 50 ओवर का भी होता हो। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो क्रिकेट है ये नीचे की तरफ जा रही है और जाती जाएगी अगर इसको फिक्स ना किया तो। जितने ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर
कब्जा है ये वेटरन क्रिकेट का। और सैटरडे संडे तो आप भूल जाएं कि कोई क्लब या कोई यंगस्टर्स को ग्राउंड मिलेगी। अब उसके बाद जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्रिकेट में कोई काम नहीं है। अगर आप बहुत करीबी हैं किसी ओहदेदार के या किसी सिस्टम के, क्योंकि अगर आपने स्कूल क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, कॉलेज क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, यूनिवर्सिटी क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, क्लब क्रिकेट आपकी खत्म होगी, क्योंकि ग्राउंड्स ही नहीं है, और जो ग्राउंड्स हैं वो आम जो यंग प्लेयर है उसके खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब अगर ये कोरोना ना आता तो हम एक प्लान लाए थे और कलंदर्स स्पोर्ट्स लीग, जिसमें हम लोग को रिवाइव करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम कोई जादू की छड़ी से नहीं करना चाह रहे जो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा। आप अगर देखें कि पिछले 20 साल से ये हुआ क्या है कि हमारे जितने इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जो प्लेयर्स के बिहेवियर्स हैं, उनकी इंटरेक्शन टू द मीडिया, उनके जो अपनी मैनेजमेंट, इंटेलेक्ट लेवल, ये एकदम से नीचे गया। इसकी वजह ये है हर जगह, चाहे लाहौर था, कराची था, वेरी सिंपल, आपकी स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट और यूनिवर्सिटी क्रिकेट मौजूद थी। और इस तरह का सिस्टम था कि पढ़े लिखे बच्चे भी आ जाते थे और जो स्कूल नहीं जाते थे वो भी आ जाते, एक मिक्स बन के एक अच्छा ग्रुप बन जाता था। और ये एक जो तमाशा मैं उसको समझता हूँ टाइम्स के स्कूल क्रिकेट हमने टिक मार्क करने की हमने करा ली, 15 से 20 दिन की वो एक्टिविटी होती है, दैट्स इट। और 15-20 दिन में कैसे कोई प्लेयर बन सकता है? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने क्रिकेट को अभी भी बचाना है, ऊपर 6 टीमें या 8 टीमें नाम लेने से ये चीजें ठीक नहीं होंगी। यू हैव टू रिवाइव, इनवाइट करें जिनके पास ग्राउंड्स हैं, वो स्कूल इकट्ठे करें। हमने सारी लिस्ट बनाई हुई है। कॉलेज, जैसे मैं शेखुपुरा से सिविल लाइन कॉलेज लाहौर आया था, इसी तरह से जब ये आप कराएंगे और पूरा साल आप कराएंगे, आपने ये 8 महीने सैटरडे संडे, दैट्स इट। क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनको आप वीकेंड्स के ऊपर सिर्फ खिलाएं और 2-3 जो प्रैक्टिस है वो हर शहर के अंदर एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं। बैट्समैन अब से हम बनाएंगे, उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जिसमें हम एक प्लेयर को एक जो बैट्समैन है वो पुजारा कहता है कि मैं 6 घंटे बैटिंग करता हूँ। ये जो इंडियन क्यों अच्छे प्लेयर्स इनको बैट्समैन क्यों ज्यादा मिलते हैं, उनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो 3 डे क्रिकेट है। आए दिन वहां 400 स्कोर लोग करते हैं। श्रीलंका में बेहतर बैट्समैन इसलिए आते हैं कि उनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो भी लॉन्गर वर्जन है। हमने यहाँ पे अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 सिर्फ और सिर्फ क्या है, T20 क्रिकेट कराते हैं। बैन होनी चाहिए। जब तक आप 18 साल के हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे 2 डे क्रिकेट, जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो उस तरह की क्रिकेट कराएं जब एक बैट्समैन 1000 बॉलें कम से कम रोज खेलेगा और फिर जाके 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको कोई प्लेयर मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जाइए, आप ये देखें कि जो लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी आते जाते रहते हैं टीम में आने के बाद, उनकी आप देखें कि वो ज्यादा लंबा खेलते हैं। क्योंकि आप अगर NCA लाहौर से निकाल दें तो या कराची में भी एकेडमी एक आधी होगी, कौन किसी को 2-2, 3-3 घंटे बैटिंग करा सकता है? बैटिंग इज ऑल अबाउट हिटिंग द बॉल। डिफरेंट स्पिन बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, मशीन के अगेंस्ट। बैट्समैन के लिए मेरा तो एक ही गुर है कि आप यू हैव टू फेस 1000 बॉल अ डे, और आपको सैटरडे संडे लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिसमें आपको फिर बैट्समैन मिलेंगे। मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हम उस जब तक फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम इन प्लेस नहीं लाएंगे। अब ये आपको सड़कों से कभी कभी बॉलर तो मिल जाएंगे टेप बॉल से, आपको बैट्समैन कभी नहीं मिलेंगे। और इसीलिए आपके पास एक ही ऐसा बैट्समैन है जिसको दुनिया में माना जाता है, उसका नाम है बाबर आजम। जाते जाते आकिब जावेद साहब, कुछ मुख्तसर तौर पर यह बता दीजिएगा कि क्या इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मजाकी लग रहा है? ये ख़ुद अपनी गुफ्तगू के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो SOPs बनाए हैं, फिर दूसरी तरफ
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक बार फिर जो बात हो रही है कि जनाब यहाँ पर आपने जो है कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी पर अमल किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं उससे एक माइंडसेट तो ये नजर आता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, वो तो नजर नहीं आया। जब तक वो नजर नहीं आएगा जो आपकी सिलेक्शन है वो कभी जस्टिफाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 पर आपसे गुफ्तगू हुई और हारिस रऊफ जो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट उनको इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया, उस हवाले से आकिब जावेद साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।